तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये जो वर्ड है क्वांटाइजेशन, पहले हम इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी होटल के गेट पर बैठे हुए हो और आपको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अंदर जाने वाले आदमियों को गिनो। तो आपने आदमियों को काउंट करना शुरू करा कि पहले एक बंदा गया, फिर दूसरा बंदा गया। तो यहां पर आप क्या देखोगे कि नंबर ऑफ पर्सन जो है वो इंटीग्रल वैल्यू आने वाली है। एक पर्सन अंदर जा सकता है, 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, कभी भी 3.5% नहीं जा सकता। अब किसी की हाइट कम है तो आप उसे आधा पर्सन नहीं कह सकते, वो होगा तो एक इंडिविजुअल ही। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसकी आधी बॉडी ही अंदर चली जाए। तो आप क्या देखोगे कि नंबर ऑफ पीपल्स जो इस होटल के अंदर एंटर कर रहे हैं वो एक इंटीग्रल वैल्यू है। और जब भी कोई वैल्यू किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल आती है तो उसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। तो जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, तो पहली बॉडी पर चार्ज आ जाएगा प्लस का ई, दूसरी पर आ जाएगा माइनस का ई। 2 का ट्रांसफर होता तो प्लस का 2e, माइनस का 2e। इसी तरह से अगर 10 का हो जाता तो प्लस का 10e और माइनस का 10e। और इसी तरह से अगर n इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता तो पहली बॉडी पर चार्ज आता प्लस का ne और दूसरी बॉडी पर चार्ज आता माइनस का ne। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अगर हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है तो हम ये लिखेंगे कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल। हियर n इज एन इंटीजर। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन होगी एक इंटीजर ही, क्योंकि एक के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। 1.5 कभी नहीं हो सकता। और होती किस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल है? ई का। ई यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन आएगा इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल ही। और अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, लेकिन आएगा कैसा? निगेटिव। अब आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अब चलिए हम ये समझते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड हमसे किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ पॉलिथीन पीस rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10⁻⁻7 coulomb. Then first we have to find the number of electrons transferred from which body to which body. ये भी पूछा गया है कि किस बॉडी से और किस पर ट्रांसफर हुए। और दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। और अगर आप चाहो तो इस वीडियो को रोक करके पहले खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे ना हो तो मैं तो सोल्यूशन बताऊंगा ही। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमें ये पता लगता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज का हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और अगर बॉडी गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स तो उस पर आता है निगेटिव चार्ज। तो यहां पर कहा क्या गया है कि पॉलिथीन के पीस को जब हम वूल के साथ रब कर रहे हैं तो ये जो हमारा पॉलिथीन का पीस है उस पर एक निगेटिव चार्ज आ रहा है, और निगेटिव चार्ज तब आता है जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो ये जो सवाल है फ्रॉम विच टू विच, इसका जवाब हमें मिल गया कि पॉलिथीन के पीस ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो इलेक्ट्रॉन्स वूल से ट्रांसफर हुए पॉलिथीन के पीस पर। और अगर आपको पॉलिथीन के पीस पर नेट चार्ज पता है 3 into 10⁻⁻7 कूलम, तो ये जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। पॉजिटिव निगेटिव तो हमें ये बताते हैं कि चार्ज का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स किस बॉडी से किस बॉडी पर ट्रांसफर हुए हैं। ये जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो केवल मैग्नीट्यूड्स के लिए लगता है। तो यहां से अगर आप नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो वो आ जाएगा 3 into 10⁻⁻7 और डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब ये जो 10 की पावर -19 है वो जब ऊपर जाएगी तो +19 बन जाएगी। तो ऊपर क्या दिखेगा 3 into 10⁻⁻7 into 10⁻19 और डिवाइड बाय 1.6, और जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ती है, तो ऊपर पावर बन जाएगी 12 और 3 में डिवीजन करना है किसका 1.6 का। तो डेसिमल हटा करके मैं यहाँ 0 बढ़ा लेता हूँ, तो 16 1 जा 16,
कितना बचेगा हमारा 14, 16 8 जा 128, रिमाइंडर विल बी 12, 16 7 जा 112, रिमाइंडर वुड बी 8 और 16 5 जा 80, तो 1.875 इंटू 10 टू दी पावर 12। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे वूल से पॉलीथिन पर, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे तो वूल पर 3 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉलीथिन का पीस जो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उस पर इतना ही चार्ज निगेटिव में आ जाएगा। अब हो सकता है कि आप में से किसी के दिमाग में ये सवाल भी उठ रहा हो कि सर आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये बात समझाई थी कि ये जो n है वो एक इंटीजर होती है, तो यहाँ पर तो n डेसिमल में आ रहा है, तो ये डेसिमल में नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पर 10 टू दी पावर 12 भी है। तो जैसे ही आप 10 की पावर 3 कम करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा 1875 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो आपको 1875 लिखने के बाद 9 जीरोस और लगानी पड़ेंगी कुछ इस तरह से, तब जाकर के आपको ये इंटीजर मिलेगा। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, और ये जो n है वो एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से इस वजह से लिखा है क्योंकि हमें सभी चीज़ों को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है। तो आपको पहले पार्ट का जवाब तो मिल गया कि इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे वूल से पॉलीथिन पर। अब दूसरे पार्ट में हमसे ये पूछा गया है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथिन। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ वूल से पॉलीथिन पर, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो एक मास का ट्रांसफर भी होता है। तो जवाब है इसका यस, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथिन। और अगर आपसे पूछा जाए हाउ मच मास इज ट्रांसफर, तो वो भी आप पता कर सकते हो कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है उसको आप एक इलेक्ट्रॉन के मास से कर दे मल्टीप्लाई, जो कि कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। लेकिन आसानी से कैलकुलेशन करने के लिए मैंने उसको 9 इंटू 10 टू दी पावर -31 लिख लिया है, क्योंकि 9 का मल्टीप्लीकेशन इजीली हो जाएगा। तो 9 5 जा 45, 5 लिखकर 4 कैरी में चला जाएगा, 9 7 जा 63 और 4 कितना 67, 7 लिखकर हमारा 6 कैरी में, और 9 8 जा 72 और 6 कितना हो जाएगा 78, कैरी में चला जाएगा 7, 9 1 जा 9 और 7 कितना 16.875 और इंटू 10 टू दी पावर -19। अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूं तो ये आगे वाली जो वैल्यू है वो मुझे 1 से 10 के बीच में लानी पड़ेगी, तो डेसिमल को एक प्लेस लेफ्ट में लेकर के जाना पड़ेगा। और जब भी हम डेसिमल को एक प्लेस लेफ्ट में लेकर जाते हैं तो 10 की पावर में 1 ऐड कर देते हैं। जितने प्लेसेस आप लेफ्ट में शिफ्ट करोगे डेसिमल को, 10 की पावर में आपको उतना ही जोड़ना पड़ेगा। तो एक प्लेस डिस्प्लेस किया तो एक पावर जोड़ दी, तो जो मास ट्रांसफर हुआ है वो है नियरली 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -18 किलोग्राम। तो इतने मास के ट्रांसफर होने की वजह से वूल का जो एक्चुअल मास है वो इतना कम हो जाएगा। मतलब रब करने से पहले वूल का जो भी मास होगा अब उससे इतना कम मास बचेगा वूल का। और पॉलीथिन के पीस ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है तो उसका जो भी इनिशियल मास होगा उसमें इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आप जब दो बॉडीज को रब करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ मास का भी ट्रांसफर होता है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसका मास कम हो जाता है, जो गेन करती है उसका मास बढ़ जाता है। अब देखिए हमें यह भी समझ में आ गया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है और उस पर बेस्ड हमसे किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि दो सेम नेचर के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि ऑपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब चार्जेस के बीच में लगने वाला ये जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे निकालते हैं। और उससे रिलेटेड चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब ने एक लॉ दिया है जिसे हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए समझते हैं कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है।